रहे हैं वो समझ भी साथ साथ आ रही होंगी। जो नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश भी साथ कर रहा हूँ कि जो लेक्चर ये जब यूट्यूब पे जाएंगे तो मैं कुछ इसके साथ थंबनेल्स और कुछ पिक्चर्स भी लगाकर अपलोड करूँ, ताकि जब आप यूट्यूब पे देखें तो आपको साथ साथ जैसे एटम की है या इस तरह की पिक्चर्स हैं तो वो साथ साथ वॉइस के साथ साथ आपको पिक्चर्स भी नजर आती रहें अदर देन द बुक, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, एक आधा दिन मुझे लगेगा तो मैं फिर आपको शाफी से शेयर कर लूंगा कि जब हम उस तरह से इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वेरी इजीली आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिपीट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मॉलिक्यूल है। आस्ता आस्ता बेटा अब हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे जा रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं। और हमने बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुनियादी तौर पे देखी हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने बुनियादी तौर पर जो है वो ठीक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल के हवाले से बड़ी आसान सी डेफिनेशन आपकी किताब ने जो की है वो ये है कि दिस इज द बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन exist independently. The smallest particle of a substance, of a pure substance, which can exist independently. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी किताब में हाइड्रोजन की मिसाल दी है, HCl की मिसाल है। ठीक है, एविडेंस ऑफ एटम वाला टॉपिक मैं दोबारा बता देता हूं जी। देखें, ये बात हुई थी कि आपने एविडेंस ऑफ एटम वाला टॉपिक कह रहे हैं, दोबारा बता दें, मैं दोबारा बता देता हूँ। एविडेंस ऑफ एटम वाला ये था कि लोग ये सोचते थे कि क्या आपके पास कोई एटम का एविडेंस भी है, क्या कभी किसी ने एटम को देखा भी है तो उसका क्या सबूत है। तो मैंने आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बताई थी कि हम एटम को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसकी मैंने दो वजह बताई थी। एक मैंने कहा था कि साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, वही कर रहा हूँ, आ गया मैसेज, वही कर रहा हूँ जी, उमर साहब बताने आए। तो एविडेंस ऑफ एटम पे जो है यही बात है कि उसका साइज बहुत छोटा था और साइज छोटा होने की वजह से हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अब लाइट माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं देख सकते? देखिए बेटा, मैंने आपको ना एक बेसिकली मैं कोशिश करूं आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करें, बजाय इसके कि मैं आपको लकीर का फकीर बना दूं, किताब पढ़ लें और आपको किताब की बात आ जाए। आप बेसिक क्राइटेरिया समझिए कि मैं देखने के लिए असल जो उसके पीछे वजह है वो होती क्या है। देखें, देखने का जो अमल है ना, जब आप किसी चीज को देखते हैं, आप उसके ऊपर रे ऑफ लाइट या जो भी आपका जिस भी मीडियम से आप उसको देखना चाहते हैं, आप उसके ऊपर रेज या वेव्स स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक है, जब वो रेज वापस स्ट्राइक करती है ना तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, इमेज बनाती है, इमेज बना के आपको वो दिख जाता है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप से भी एटम इसलिए नजर नहीं आता कि एटम बहुत छोटा होता है और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट वेव इस्तेमाल होती है, लाइट रे इस्तेमाल होती है। मैंने उस दिन आपको बताया था, अगर ये लाइट रे इस्तेमाल हो रही है और इसकी वेवलेंथ जो है वो उसके साइज से ज्यादा होती है, एटम के साइज से इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, एटम का साइज छोटा होता है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए एटम को स्ट्राइक नहीं करती, इसलिए एटम का इमेज ही नहीं बनता, एटम आपको लाइट माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आता। ठीक हो गया। अब हमने कहा कि फिर एटम को कैसे देखा गया? एटम को देखा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या कॉन्सेप्ट है? उसमें लाइट रे की जगह पर आप इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं, थ्रो करते हैं ओवर द एटम। ठीक है, तो जब आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं ना तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव जाते हैं। ठीक है, वो जाके अब देखें ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो छोटा है या एटम छोटा है? इलेक्ट्रॉन छोटा है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो छोटी होती है। तो जब वो आप इलेक्ट्रॉन की रे फेंकते हैं ना तो वो स्ट्राइक करता है किसको? एटम को। जब वो एटम को स्ट्राइक करता है तो आपका इमेज बनता है, लेकिन उसको भी हम 15 मिलियन टाइम, 1.5 लाख गुना बड़ा करके दिखाते हैं। तब आपकी किताब में जो उसने डायग्राम बनाई हुई ना, उसने ब्लैक लाइन और दरमियान में व्हाइट स्पेसेस है, वो जो व्हाइट स्पेसेस है ना बेटा, वो ग्रेफाइट के एटम्स, यानी एटम के दरमियान जो 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 आप देख रहे हैं डार्क लाइंस है, इनके दरमियान जो व्हाइट स्पेसेस है ना, ये किताब ने जो डायग्राम बनाई हुई है,
यहां पर एटम मौजूद, ठीक है, यहां पर एटम मौजूद, ये एटम का एविडेंस। और फिर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक्स रे से इसका डायमीटर पता चला था कि एटम का डायमीटर कितना होता है, उस पे बात हुई थी कि वो 0.2 नैनोमीटर होता है, ठीक है, 0.2 नैनोमीटर। और आपको बताया था 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और इसी तरह फिर आपको मैंने बताया था कि जो मैस होता है एटम का वो 10⁻⁻25 से -27 तक होता है, ठीक है। और फिर ये भी बात हुई थी केजी में, ये केजी में मैस होता है, और हमने कहा था एटम तो बहुत छोटा होता है, तो कौन केजी में जाके एटम को मेजर करेगा, यानी 1 आप अंदाजा लगाएं 10⁻⁻27 का क्या मतलब है, 10⁻⁻27 का मतलब ये है 1/26 जीरो, 0.00000026 जीरो लगाएं, आप जरा काउंट करें तो आपकी काउंटिंग खत्म हो जानी। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है और इसको केजी में कैसे, फिजिबल नहीं है इतनी छोटी वैल्यू को केजी में मेजर करना। तो हमने इसके लिए एक अलग से स्केल बनाया था, क्या कहा था, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और हमने जो सबसे लाइटेस्ट एटम था हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके अंदर एक प्रोटॉन था, उसके मास को हमने क्या कहा 1.6 10⁻⁻27 केजी जो था, 1.66 × 10⁻⁻27 केजी को हमने किसके इक्वल किया, 1 AMU के इक्वल किया, ठीक है। अब वो उसको 1.66 10⁻⁻27 केजी कहना जरूरी नहीं है, 1 AMU आप कह सकते हैं, तो बड़ी आसानी से मेजर हो जाएगा, लिखने में भी आसान होगा, कैलकुलेशन में भी आसान होगा, ठीक है। ये सारी बात थी एविडेंस ऑफ एटम के हवाले से। और आखिरी बात ये थी कि एटम इतना छोटा है कि 10⁻⁻27 उसका मैस है, इतना छोटा, तो सर ये कितना छोटा है, तो मैंने कहा था ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि अगर आप अपनी किताब अपनी कॉपी पर एक फुल स्टॉप लगाएं बारीक पेंसिल के सिक्के से और फुल स्टॉप लगाएं, उस फुल स्टॉप के अंदर भी 20 लाख एटम मौजूद है, ये इतना छोटा होता है, ठीक है जी। सो दिस वाज द एविडेंस ऑफ एटम एंड साइज ऑफ एटम और मास ऑफ एटम। अब हम बात करते हैं दोबारा जो है वो मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल की जहां तक बात थी, हमने जैसे लास्ट टाइम बात की है कि मॉलिक्यूल जो है ये बेसिकली अभी आपको बताया है कि द प्योरेस्ट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जिनमें मैंने आपको बताया जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हीलियम है, जैसे HCl है, जैसे NH3 है, ठीक है, और बहुत सारे हैं। अब मॉलिक्यूल को बेटा हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूल किस किस तरह के हो सकते हैं, अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल देखें तो हम 3 तरह से इनको क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें तो हम मॉलिक्यूल को बेटा 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। किन 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं बेटा, सबसे पहले जिस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं उसको बोलते हैं एटम से निकला है एटॉमिसिटी, ठीक है। हम किस बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं, एटॉमिसिटी की बुनियाद पर क्लासिफाई करते हैं। अभी एटॉमिसिटी क्या होती है मैं अभी इस पे बात करता हूं। दूसरा जो हम बेटा एटम को क्लासिफाई करते हैं वो जो तरीका है वो है टाइप्स ऑफ एटम। टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद पर भी हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं। और तीसरी जो बेटा हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम साइज के हवाले से, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप एटॉमिसिटी पे आ जाए, एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम मौजूद हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप हीलियम ले लें, हीलियम, ये बात जो की है, अब देखें ना, आपको पता, मैंने बताया था कि हीलियम जो है वो ऐसा एटम है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। वैसे आमतौर पे एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमने लास्ट टॉपिक में कहा था। बहरहाल हीलियम जो है
अब ये मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो हीलियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो हीलियम मॉलिक्यूल है। लेकिन हीलियम के मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? एक एटम होता है। हम ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही एटम होता है, हम उनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिनमें कौन है? जिनमें हीलियम है, जिनमें नियोन है, जिनमें आर्गोन है। ये जितनी नोबल गैसेस है ना बेटा, ये सारे के सारे एक ही एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल होते हैं। देयर मॉलिक्यूल हैज ओनली वन एटम इन देम। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, इसलिए उनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा एटम हो जाए बेटा, तो आमतौर पे दो या दो से ज्यादा को पॉली कहते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोटॉमिक कौन से होते हैं? जिनमें एक एटम होता है। और पॉलीएटॉमिक कौन से होते हैं? जिनमें एक से ज्यादा होते हैं, या दो ले लें, तीन ले लें, चार ले लें। ठीक है, जिनमें मोर देन वन एटम होते हैं, वो हम मोनोटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी आगे दो टाइप के हो सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बेटा मैसेज कीजिएगा, मैं फिर ऊपर लिख दूंगा। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी आगे तकरीबन दो टाइप के आप कह लें, या तीन टाइप के कह लें। कुछ दो टाइप के कहते हैं, कुछ तीन टाइप के कहते हैं। बहरहाल ये मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, जिनमें मिसाल के तौर पे डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एंड सो ऑन। डाइएटॉमिक कौन से होते हैं? जिनमें दो एटम होते हैं। देखो, मोनोएटॉमिक में तो एक ही एटम था ना, हीलियम। मोनोएटॉमिक में एक ही एटम है, हीलियम। डाइएटॉमिक में दो एटम है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे क्लोरीन, जैसे नाइट्रोजन। ये सारे डाइएटॉमिक है, इसमें दो दो एटम है। ट्राइएटॉमिक कौन कौन से? जैसे ओजोन है, ओजोन में तीन एटम होते हैं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसके अलावा एक और कहानी भी तो हो सकती है ट्राइएटॉमिक में। कार्बन डाइऑक्साइड, देखें, दो ऑक्सीजन एक कार्बन, तीन एटम हो गए ना, तो तीन एटम का एक मॉलिक्यूल हो गया, तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्राटॉमिक भी हो सकते हैं। टेट्राटॉमिक की मिसाल क्या है? अमोनिया, NH3, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, सो दे आर टेट्राटॉमिक। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिसिटी हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमने कहा क्या होता है जी? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। मोनोएटॉमिक कौन से होते हैं जी? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ एक एटम होता है, हम उनको मोनोएटॉमिक कहते हैं। जिनमें हीलियम, नियोन, आर्गोन, नोबल गैसेस वगैरह हैं। उसके बाद हमने कहा कि बाकियों को पॉलीएटॉमिक कहते हैं। अब पॉलीएटॉमिक में हमने कहा डाइएटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो हमने उनकी मिसालें दी हैं। डाइएटॉमिक में आपके पास जैसे मैंने बताया है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह के HCl भी आ सकते हैं, यानी डिफरेंट भी लगा सकते हैं। मैं अभी उसमें भी बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा। ट्राइएटॉमिक में हमने कहा है O3 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी इसी तरह के हैं। टेट्राटॉमिक में हमने आपको कहा है कि जैसे अमोनिया है, या आपके पास जो है वो PCl3 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड वगैरह वगैरह, ये गैस की फॉर्म में अगर हो। ठीक है, तो ये आपके टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम चलते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ, टाइप ऑफ एटम। टाइप ऑफ एटम की बुनियाद पर बेटा आप इनको दो तरह से मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप ऑफ एटम के हवाले से किस तरह से दो तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, मैं ऊपर लेके जाने लगा हूं इसको। एक को बेटा आप बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एक को आप बेटा बोलते हैं हिट्रो एटॉमिक या हेट्रो एटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम,
एटॉमिक का मतलब होता है एटम, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, या हेट्रो भी इसको लोग पढ़ते हैं, डिफरेंट। एटॉमिक का मतलब होता है एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हो उनको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है ना, सेम टाइप ऑफ एटम का क्या मतलब है, क्लोरीन O3, मिसाल के तौर पर P4 S8, ये सारे एक ही तरह के एटम है। O3 तो O है, P4 चारों P है, S8 आठों S है। ये सेम टाइप ऑफ एटम है, एक ही तरह के एटम आपस में मिलकर अगर मॉलिक्यूल बना दे, वो 2 हो 4 हो 6 हो जितने भी हो, टाइप अगर सेम होना यानी एक ही तरह के एटम होना बेटा, तो उनको हम बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हाँ, अगर टाइप डिफरेंट हो जाए यानी दो अलग एटम आपस में मिले और फिर मॉलिक्यूल बना दे तो हम उनको हेटेरोएटॉमिक कहते हैं। बड़ी आसान सी बात है, जैसे ना मिटा देता हूं इसको। हेटेरोएटॉमिक में कौन आता है भाई, HCl, H अलग है Cl अलग है, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, मिसाल दे रहा हूं, देखिए ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग लोग हैं, इनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम हैं, इनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो। NH3 अमोनिया, अब नाइट्रोजन और चीज है, हाइड्रोजन और चीज है, इन दोनों के मिलने से अगर आपके पास मॉलिक्यूल बनता है तो हम उनको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद आखिरी चीज है बेटा, हम साइज की बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मैं ऊपर मिटाने लगा हूं जरा ताकि ये दोबारा, साइज के हवाले से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। साइज के हवाले से क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होगा, देखिए बेटा, कुछ आप खुद अंदाजा लगाए ना, अगर आपने साइज के हवाले से सोचना है तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जो बहुत बड़े होंगे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं छोटे होंगे, तो उस बुनियाद पर भी हम क्या कर सकते हैं, बुनियाद पर भी हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल में दो बेसिक चीजें, एक को आप ऐसे मॉलिक्यूल जिनके साइज बहुत छोटे होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, होते तो वो मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो आप उस बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं जिनको आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल में आपके पास छोटे साइज, वही लोग रिपीट हो जाएंगे, HCl, NH3 और इस तरह के छोटे छोटे जो भी आपके पास मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और भी ले लें, ये S8 तक सारे ये छोटे ही, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और अगर साइज बड़ा हो जाए, बड़े साइज के मॉलिक्यूल आ जाएं, वेरी लार्ज साइज, और उनमें एटम की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है, उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल। और आमतौर पे इनमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन, हमारी जो है वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह स्टार्च जो होती है, इसी तरह सेलुलोज जो होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, डायमंड होता है, पूरी पूरी जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेफाइट होता है, जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को बेसिकली हमने तीन तरह से क्लासिफाई किया, एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम के हवाले से, मोनोटॉमिक, पॉलीटॉमिक, पॉलीटॉमिक में फिर आगे डाई, ट्राई और टेट्रा। फिर हमने साथ में क्या कहा, हमने कहा कि टाइप्स ऑफ एटम, सेम एटम हो तो होमोएटॉमिक और डिफरेंट हो जाए तो हेटेरोएटॉमिक। उसके बाद हमने साइज के हवाले से बात की, साइज छोटा हो तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़ा हो
तो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है जी। ये और हीमोग्लोबिन के हवाले से थोड़ा सा किताब में अगर लिखा है, ये हमारे ब्लड में होती है और यही वो मीडियम है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। ऑक्सीमोग्लोबिन, आपको पता है जब आप सांस लेते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और फिर जहां जहां बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए होती है, हीमोग्लोबिन उसको वहां ले जाता है। ठीक है। और तकरीबन तकरीबन इसके अंदर तकरीबन 10,000 के करीब एटम मौजूद होते हैं। इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। कितने इसमें एटम्स होते हैं? 10,000। और हाइड्रोजन के मुकाबले में, जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है, उसके मुकाबले में अगर आप हीमोग्लोबिन को ले लें हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो ये 68,000 टाइम्स भारी होता है, हैवियर होता है। 68,000 टाइम, 68,000 टाइम्स ये हाइड्रोजन से क्या होता है? भारी होता है हीमोग्लोबिन। और इसमें बेसिकली जो है वो मुख्तलिफ 6 डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स में होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं। 6 एटम से मिलकर बना होता है, 6 डिफरेंट एटम से, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और साथ में सल्फर। 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट से बना होता है आपके पास हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक, देखें एक तो इसमें 6, अब ये सिर्फ एक एक नहीं होता, मतलब ये नहीं कि एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा, एक नाइट्रोजन, नहीं नहीं, ये बड़ी ज्यादा तादाद होती है। और कितने एटम आमतौर पर इसमें होते हैं? इसमें तकरीबन 10,000 एटम होते हैं। हाइड्रोजन के मुकाबले में कितना भारी है जी? हाइड्रोजन के मुकाबले में 68,000 टाइम्स हैवियर है। किससे? हाइड्रोजन से। तो इतना बड़ा ये मॉलिक्यूल है, इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बाकी बातें कल थोड़ा सा हम इसको मजीद आगे कर लेंगे। आयंस पे बात करेंगे। आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन क्या होता है, नेगेटिव आयन क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, क्यों हम किसी को आयन बना सकते हैं, और एनर्जी का क्या लेना देना है, और इसी तरह की मुख्तलिफ हम बातें पढ़ेंगे। तो कल इंशाल्लाह आयन का टॉपिक होगा। यहाँ तक देखिएगा, साथ साथ थोड़ा याद करते रहें। कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स करें, मैं इसको अपलोड भी करूँगा, वहाँ भी करें, चैनल पे भी आ जाएं, सब्सक्राइब भी कर लें। तो कोई प्रॉब्लम होती है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरीके से आपको बताया जाए। बाकी इतना ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा साथ साथ करते रहेंगे, इंशाल्लाह समझ भी आता रहेगा। लेकिन रोज़ का काम रोज़ करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।